गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों नमस्कार। हमारा आज कॉन्स्टिट्यूशन का प्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद से उम्मीद लगी है और उम्मीद का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि उम्मीद लगी है कि काश ये हमारा सिविल जज आसान हो जाता, काश ये सिविल जज हमारा निकल जाता। तो ऐसे नहीं निकलेगा, इसके लिए बहुत ही कठोर परिश्रम भी करना रहता है और आपका थोड़ा भाग्य भी साथ होना पड़ता है ना। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कि प्री पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्री छत्तीसगढ़ में बहुत ही रेयर कंडीशन में आपका पूछा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपने प्रीवियस देखा होगा पेपर, अब उसमें पूछ लिया था गोलकनाथ के केस का ईयर भी पूछ लिया था कि बताइए वो ईयर कौन सा होता है। तो आप सोच सकते हो इससे इजी क्वेश्चन क्या आप जिस पे आप ध्यान भी नहीं देते, मतलब आपको ब्लर करता है, और जहां ब्लर हुए वहां जहां डाउट हुआ वहां पे गलत होने के चांस हैं ही है। तो हम इन्हीं डाउट को देखते हुए, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पूरा पढ़ पाना तो थोड़ा सा डीप में जाके फाउंडेशन बैच में चलता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्री के ऑप्शनल को उठाते जाएंगे। और लेकिन ये इस बात की गारंटी है कि जो फाउंडेशन बैच में आपको छत्तीसगढ़ के जो लोकल एक्ट हैं उसको जरूर लेके आऊँगा, एक एक चीज़ को लेके आऊँगा। लेकिन जो आपके मेजर एक्ट हैं इनको एक एक चीज़ को लेके नहीं आ पाऊँगा, है ना। इनको हम सीधा ऊपर से उठाएंगे और क्या बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जिसको आप निगलेक्ट करते हो। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन उठा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले अपनी आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसकी प्रेम्बल के साथ इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विश्वास विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा की आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा 3 वर्ड है संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारी है प्रियम्बल, जो कि बताती है कि संविधान सभा, संविधान हमारा कैसा है, व्यक्ति को किस भाव से इसमें देखा गया। आज देखते हैं कि मानवता का हनन होता है, लेकिन ये संविधान में लिखा है क्या ऐसा ये होना चाहिए? नहीं लिखा। तो हम इस संविधान को ध्यान में रखते हुए अब पढ़ेंगे इसका टॉपिक। हम जब इसको पढ़ने जाते हैं तो हमें आर्टिकल देखने मिलते हैं, आर्टिकल 395 कितने मिलते हैं? 395 आर्टिकल देखने मिलते हैं। शेड्यूल कितनी मिलती हैं? शेड्यूल 12 मिलती हैं। इन्फोर्समेंट डेट आपको पता ही है कब हुआ था। अब और पार्ट कितने हैं? 24 है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं? 12 आपके पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं, सॉरी 22 आपके पार्ट हैं। शेड्यूल कितनी है? 12 आपकी शेड्यूल हैं। आर्टिकल कितने हैं टोटल जो हमें पढ़ने लायक हैं? 395 हैं। और आपका जो एनफोर्समेंट हुआ है वो आपको याद ही रखना है 26 नवंबर 1949। ये आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद रखना है, ठीक है। राइटिंग गंदी हो सकती है लेकिन नॉलेज आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है। अब जो 12 शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल है तो कुछ पहले का देख लें तो कितने थे पहले। पहली शेड्यूल, मूल शेड्यूल जिसको बोला जाता है, ओरिजिनल शेड्यूल जो थी वो 8 थी। तो इसके बाद जो जोड़ी गई वो 9वीं शेड्यूल जोड़ी गई। तो 9वीं शेड्यूल की क्या विशेषता है? 9वीं शेड्यूल को बोला जाता है कचरे का बॉक्स। कचरे का बॉक्स मतलब इसमें जो डाले जाते हैं एक्ट, है ना, जो इसमें जो अमेंडमेंट एक्ट डाले जाते हैं, कुछ भी एक्ट डाल दिया राज्य सरकार ने बना के, पार्लियामेंट ने बना के, इसमें क्या नहीं हो सकता? इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन इसका जुडिशियल रिव्यू तो नहीं हो सकता। फिर एक केस आया, वो याद है आज में है, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती की बहुत बड़ी कहानी है, जमीन लैंड रेवेन्यू डिस्प्यूट था इसमें, लैंड से संबंधित। तो उसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम वहां पे पढ़ेंगे। केशवानंद भारती 1970 जो 3 का जो केस था, उसमें बताया गया कि भैया जुडिशियल रिव्यू भी इसका हो सकता है। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो आई, इसके बारे में बात करता है दल बदल कानून के बारे में, जो कि अभी सरकार गिरी थी 2020 की, आपको अच्छे से पता है। 11वीं अनुसूची आपका किसके बारे में बात करता है? आपका 1992 और 1990 ग्राम पंचायत, है ना। तो जो आपका 73वां संविधान संशोधन है 1992-1993 वाला, वो याद रखना है। 12वीं अनुसूची आपको याद रखनी है। ठीक है। ये भी आपका 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित 1992-1993। इसमें जो सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें कितने सब्जेक्ट बनेंगे आपके? इसमें सब्जेक्ट बन रहे हैं आपके 29। कितने? 11वीं अनुसूची में आपके प्री के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में सब्जेक्ट कितने हैं, तो 29 है। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने सब्जेक्ट बनने वाले हैं? तो आपके इतने सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। और ये आप नोट कर लेना, आपके प्री में ये पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ, है ना? ठीक है। ये इतना अपना हिस्ट्री हो गई, थोड़ी सी हिस्ट्री, है ना। पढ़ने को तो बहुत सारी है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टेड एक्ट, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने मिल सकती हैं। ठीक है। और इसी के साथ अपन धीरे धीरे लिंक करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इसके हिसाब से नहीं, लिंक करके पढ़ेंगे, लिंक से आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि इसका जो पहला आर्टिकल जो बात करता है, आर्टिकल के पहले के अलावा अपन अभी थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। क्या जानेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। क्या जानेंगे? जैसे कि इसमें बोला गया कि आत्मा हृदय किसने बोला है? 32। तो आर्टिकल 32 को क्या बोला है? हृदय और आत्मा बोली है। हृदय और आत्मा, तो वो हृदय और आत्मा किसने बोला है? वो बोला है आपका BR अम्बेडकर ने। ठीक है। जब इनने आर्टिकल 32 को हृदय और आत्मा बोला है, तो किसी और आर्टिकल को ऐसा कुछ बोला गया है क्या? हाँ, बोला गया है। 12 से 35 आप पढ़ोगे जब, तो उसको बोला गया है मैग्ना कार्टा। क्या बोला है? मैग्ना कार्टा बोला गया है 1215। ठीक है, याद रखना। ठीक है। फंडामेंटल राइट किसके विरुद्ध होते हैं? वो फंडामेंटल राइट आपके राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं? आपको प्राप्त हैं। ये अप्रतिदेय अधिकार होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? अप्रतिदेय अधिकार होते हैं। अप्रतिदेय अधिकार होते हैं जो कि राज्य सरकार के विरुद्ध आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब जब बात कर लेते हैं पंचायत के चुनाव के बारे में, कि पंचायत का जो चुनाव पूछा जाता है कि जो पंचायत का जो चुनाव हुआ था, तो पहला पंचायत जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पहला पंचायत जो चुनाव हुआ था वो 1959 में हुआ था। कहाँ? नागौर में। कहाँ हुआ था? नागौर में हुआ था आपका, है ना। 1959 नागौर 2 अक्टूबर है शायद। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है। पंचायत से रिलेटेड, क्योंकि 11वीं और 12वीं अनुसूची पढ़ी तो मैंने सोचा पंचायत का भी पढ़ा दूं। तो पहला चुनाव कहाँ हुआ था? अब इसी के साथ आपको याद रखना है कि पंचायती राज अधिनियम में चुनाव कब हुआ था? जो पंचायती राज अधिनियम आया था, पंचायती राज्य अधिनियम, पंचायती राज्य अधिनियम, जो कौन सा अमेंडेड? 73वां है 1992 का, और 1993 का है। ये मध्य प्रदेश में कब चुनाव हुआ था? तो ये सबसे पहला चुनाव हुआ था कहाँ? मध्य प्रदेश। और पूछा जाता है पंचायती राज अधिनियम के लिए ये पहला राज्य कहाँ है जहाँ चुनाव हुआ था? तो वो पहला राज्य आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन 1992-1993 में हुआ था। उस समय पे जो शासनकाल था वो किसका? दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह, है ना। ये वाली भी बात आपको याद रखनी है। अब जब पंचायत पे आई गए हैं तो पंचायत का पार्ट कौन सा बनेगा? पार्ट बन रहा है 9। पार्ट 9 पे अपना क्या है?
पंचायत है, पार्ट 9 में है। ठीक है, अब पार्ट 9 का अगर बात कर लें तो भैया फिर आर्टिकल की भी बात करनी बनती है। इसकी बात बनती है आर्टिकल, तो 243 ए से लेके 243 पी तक हमें क्या करना है, पंचायत के बारे में पढ़ना है। मतलब 243 ए से लेके 243 ओ तक पढ़ना है, पी ओ है ना, ओ तक पढ़ना है। अब जो सब्जेक्ट है तो मैंने बताई दिए कि 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और डीपीएफसी में कहाँ पंचायत का प्रावधान है, तो डीपीएसपी में कहाँ पंचायत का प्रावधान है, तो वो आपको याद रखना है, सेक्शन आर्टिकल 14 याद रखना है, आर्टिकल 40 है ना, तो उसमें भी पंचायत है। और आपके पार्ट 9 में भी पंचायत है, आर्टिकल में 243 ए से लेकर 243 ओ तक का पंचायत है। ठीक है, अब जब पार्ट 9 पे आई गए हो तो पार्ट 9 पे आप देखी जाएगी कितने पार्ट बनेंगे, यहीं के यहीं आपके, तो एक तो 9 बन रहा है, एक तो 9 ए भी बन रहा है और एक तो 9 बी भी बन रहा है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि 9 ए 9 बी और 9 सी में 9 ए 9 और 9 में क्या है। इसमें आपका क्या बन रहा है, इसमें आपका है पंचायत, इसमें आपका क्या बन रहा है, इसमें आपका स्थानीय महानगर। और आपसे पूछा जाता है कि भैया महानगर के बारे में कहाँ है, स्थानीय महानगर है। और बी में आपका क्या है, स्थानीय स्वशासन के बारे में है, इसके बारे में है स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करता है आपका 9 बी। अब स्थानीय स्वशासन की अगर मैं बात करूं कि जो आपका ये वाली जो 9 ए है, तो 9 ए आपका जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, मतलब जो 9 ए ये है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन, और ये आपका महानगर 9 बी है, तो ये कहाँ से 243 के पी से बनेगा ये, और ये 243 के पी से बन रहा है, तो ये कहाँ तक चलेगा, ये आपका जेड जी तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, जेड डी तक चलेगा। और पूछा जाता है कि महानगर क्षेत्र के संबंध में बात कौन करता है और कौन डिक्लेयर करता है महानगर क्षेत्र, मतलब आपका जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो सीआरपीसी में कहाँ बताया गया है। जैसे कि इसको रिलेट कर देते हैं, कैसे करते हैं रिलेट, आइए देखें, है ना। तो आपका क्या सीआरपीसी भी देखें कि अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ा कि जो आपका 9 बी है, क्या है, कौन सा है आपका 9 बी, महानगर स्थानीय महानगर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, स्थानीय महानगर के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल कहाँ दिया गया है, जहाँ महानगर क्षेत्र घोषित करते हैं, तो वो 243 के पी के सी में दिया है, जहाँ पे बताया जाता है कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन डिक्लेयर करता है, वो आपका गवर्नर डिक्लेयर करता है। कौन डिक्लेयर करता है, वो आपका गवर्नर डिक्लेयर करता है। ऐसे ही सीआरपीसी में जब आप पढ़ने जाओगे तो 2K में बताएंगे, 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताएंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया जब आप पढ़ने जाओगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहाँ डिफाइन है, बताइए इसमें से कोई। सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में कौन डिक्लेयर करता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। कौन डिक्लेयर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट। और कब डिक्लेयर करती है, जब 10 लाख से ऊपर जनसंख्या हो जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से प्रोविजन आपका दिया गया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि भैया इसमें भी कहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात की गई। क्लियर, चलिए, तो ये हमारा ये आगे आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें अब संविधान सभा के बारे में, तो संविधान सभा से 2 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। पहली चीज, संविधान सभा में 2 चीजें आपको देखने मिलेगी। एक तो आपको प्रारूप समिति देखने मिलेगी, क्या पे देखने मिलेगी, एक तो आपको प्रारूप समिति मिलेगी और दूसरी आपको अध्यक्ष वाली चीजें मिलेगी कि भैया कौन अध्यक्ष था, कैसा अध्यक्ष था, इसके बारे में आपको देखने मिल सकता है। तो इसमें क्या देखोगे, फिर अध्यक्ष के बारे में बात होती है। ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, वो आपका BR अम्बेडकर जी थे, BR अम्बेडकर जी। ठीक है, लेकिन जो उस टाइम पे जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, इसके जो 2 अध्यक्ष निकले थे, एक तो आपके स्थायी थे और दूसरे आपके कितने थे, अस्थायी थे। ठीक है, अस्थायी आपके कौन थे, SN सिन्हा की बारे में बात होती है, और स्थायी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। ठीक है, इसको प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी बोला जाता है। आप बोले कि भैया संविधान सभा के स्रोत के बारे में बात करें कि संविधान सभा के जो स्रोत थे वो कितने स्रोत थे, तो वो 3 स्रोत हैं। मतलब संविधान के अगर मैं स्रोत के बारे में बात करूं, स्रोत के बारे में, तो 3 स्रोत निकल के आते हैं। एक तो आपका स्रोत है अधिनियमित, दूसरा अंगीकृत और तीसरा आत्मर्पित। पहला है अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित, तीनों याद रख लेना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है ना, कोई ऐसा माहौल नहीं बनने वाला है।
ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों से अपन, ये आपके क्या है स्रोत हैं, ठीक है, ये वाली 3 चीज़ें आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। अब संविधान उद्देशिका का भाग है या नहीं है, इसके बारे में बात करने हैं कि संविधान उद्देशिका का भाग बनेगा या नहीं बनेगा, है ना, ये वाली चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले आज हम अपना आर्टिकल फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल जो पहला बोलता है, आर्टिकल क्या बोलता है पहला आपका, कि भारत राज्यों का संघ है, संघ राज्य क्षेत्र है, इसके बारे में बात करता है। क्या बात करता है, जरा रीड कर लीजिए कि आर्टिकल फर्स्ट क्या बात कर रहा है आपका। आर्टिकल फर्स्ट बात कर रहा है इंडिया दैट इज भारत दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है कि भैया नेम और टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है कि भैया भारत इंडिया और राज्यों का एक संघ होगा और राज्य उनके वो राज्य क्षेत्र होंगे जो कि फर्स्ट शेड्यूल में वृद्धनिष्ठ हैं, और भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र और पहली अनुसूची के संघ राज्य क्षेत्र, अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, मतलब जिनको एक्वायर किया गया है, वो भी आप क्या में आएंगे, राज्य क्षेत्र में आएंगे। मतलब हमें सीधा सीधा क्या पढ़ना है, पहले हम तो सीधा सीधा देखेंगे राज्य। अब लेकिन इसके अलावा राज्य को तो पढ़ेंगे, लेकिन ये तो जनरल है। आर्टिकल 1 को अपन वहां से वहां अभी रिलेट करते हैं। तो आर्टिकल 1 में तो आप सीधा सीधा याद रखना, क्या याद रखना आर्टिकल 1 में, कि ये जो राज्य के बारे में बताया है, राज्य बोल रहा है मतलब इंडिया दैट इज भारत, दैट्स भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और जो आपका यूनियन है इसमें भी क्या आते हैं, आपके राज्य आते हैं, ठीक है। और एक्वायर भाग में भी क्या आता है, जो इसको भाग को क्या कर दिया, एक्वायर पार्ट किया है, वो भी आपके किस में आएंगे, राज्य में आएंगे। अब मैं अगर ये बोलूं कि राज्य 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 राज्य, हमें कहाँ कहाँ पढ़ने मिलेगा, पूरा राज्य राज्य राज्य, तो आपको देखने मिल सकते हैं स्टेट। अगर मैं बोलूं कि भैया स्टेट कहाँ मिलेंगे आपको देखने, पूरे में, पूरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ आपको स्टेट देखने मिल रहे हैं। तो आपका आर्टिकल 12 मिलेगा, ठीक है, आपका जो आर्टिकल है वो 36 मिलेगा, और आपका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 152 में भी मिल सकता है, और आपका जो आर्टिकल है वो 308 में भी आपको मिल सकता है राज्य के बारे में। क्योंकि ये दोनों जो बात करते हैं, ये जो बोलते हैं J&K को छोड़कर, किसको बात कर देते हैं, ये जो 31 अक्टूबर वाला सिस्टम है, और जो आपका पहला आर्टिकल बन रहा है वो वाला भी आपका स्टेट के बारे में बात करता है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से लिंक करके हम पढ़ सकते हैं और आपको भी डिफाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो 35वां संविधान संशोधन आया था उसमें सिक्किम को क्या बनाया गया था, राज्य बनाया गया था। आर्टिकल 2 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, आप देख लीजिए जरा आर्टिकल 2 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 2 बोल रहा है नए राज्यों को प्रवेश और स्थापना। तो एस्टेब्लिशमेंट करा था किसका, 35वां संविधान संशोधन से। किसका करा था भैया, संविधान संशोधन से, सिक्किम का। किसका किया था आपने, सिक्किम का किया था, ठीक है। अब लेकिन इसको हटा दिया गया 2A में, ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1971, किसको, आर्टिकल 2A को क्या कर दिया गया, रिपील्ड, मतलब इसी को सिक्किम को हटा दिया गया। पढ़िए जरा क्या लिखा है, 2A में सिक्किम संघ राज्य में संयुक्त किया गया था और 2A को क्या कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये वाली चीज आप याद रखना, पूछा जाता है आर्टिकल 2A कब रिपील्ड किया, 36वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया है। आइए आर्टिकल 3 पे चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है, आर्टिकल 3 3 चीजों की बात करता है। कौन सी वो 3 चीजें आपको देखने मिल रही हैं आर्टिकल 3 में। पहला तो नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का क्या कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है, नए राज्यों का निर्माण। और क्या करता है, क्षेत्रों में, सीमाओं में, ठीक है, और इनके जो नाम होते हैं, नाम जो रखे जाते हैं उनका भी निर्माण करता है, क्षेत्रों की सीमाओं का निर्माण करेगा, ठीक है। और क्या करेगा भैया, जो तीसरा पॉइंट है वो सीधा सीधा राष्ट्रपति के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति की विधेयक की अनुमति, राष्ट्रपति के सामने जो भी अनुमति पेश करने के लिए, मतलब जो विधेयक पेश करोगे तो राष्ट्रपति की अगर अनुमति मिल गई तब बात होगा। तब मतलब जैसे कि अब इनमें परिवर्तन करने की शक्ति भी किसके पास है, ये भी आपके पास
पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब राज्यों को विचार संबंधी समयावधि और विधेयक की अनुमति से पेश, जैसे कि आप पढ़ोगे इसमें जब प्रोवाइजो पढ़ोगे क्या बोल रहा है कि राज्य संसद विधि द्वारा, संसद क्या करेगी, लॉफुली करेगी। ये सब काम क्या करती है आर्टिकल में, पार्लियामेंट जो आपका है, पार्लियामेंट क्या करता है, बाय लॉ करेगा, क्षेत्र की सीमाओं का निर्माण करेगा, नए राज्यों का निर्माण करेगा, उनकी सीमा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, सीमा में परिवर्तन, नाम चेंज कर सकता है, परंतु इस प्रयोजन के लिए विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, और जहां विधेयक का प्रभाव राज्यों के किसी क्षेत्र का नाम पर पड़ता है तो विधानमंडल अपने विचार की अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट की जाए और अवधि राष्ट्रपति द्वारा अनुमति संज्ञापित की जाए, तो विधेयक राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित नहीं किया गया तो अवधि समाप्त नहीं हो गई तो संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं। मतलब कहने का मतलब इनका यही है कि राष्ट्रपति के सामने क्या रखना है, आपको विधेयक पेश करना है, विधेयक पेश करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, विधानमंडल को क्या देना है, समय अवधि देना है, और राष्ट्रपति की जब अप्रूवल मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, तो ये वाली काम आपका परिवर्तन चेंज आप कर सकते हो, ये वाली चीज भी हो गई। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे क्या, जैसे कि 2000 सन 2000 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, क्या हुआ था हमारा, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, और 2000 में क्या हुआ था, उत्तरांचल, उत्तरांचल जिसको आज 2000, जिसको आज क्या बोला जाता है, उत्तराखंड बोला जाता है। तो ये उत्तराखंड नाम कब आया था, ये 2006 में आया था उत्तराखंड नाम। और एक और था अपने पास झारखंड, क्या था आपका, झारखंड था, है ना। तो ये कब कब बने थे, ये तो आपका 1 ले लो, ये आपका 9 ले लो, और ये आपका 15 ले लो, मतलब ये कितना, 1 नवंबर, 15 नवंबर और 9 नवंबर, है ना। ये वाली चीज आपको क्या करनी है, थोड़ी बहुत ध्यान में, एग्जाम्पल के थ्रू। और कैसा होगा, ये सब संसद विधि द्वारा करती है, ठीक है, और राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आते हैं, और ये सब संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आने वाली चीजें हैं। चलिए आर्टिकल 4 आप देख लेना, अमेंडमेंट से संबंधित है, आर्टिकल 4 को बाद में पढ़ाएंगे। आर्टिकल 5 पे आ जाइए, क्योंकि आर्टिकल जो चैप्टर 2 है आपका, ठीक है, ये बात क्या बात करता है, ये सीधा सीधा आपको भाग 3 जो पार्ट 2 है, ये सीधा पार्ट 2 आपका है, ये पार्ट 2 है आपका 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। फटाफट दो दो चीजों को ले लो। आर्टिकल 5 ये बोल रहा है कि भैया सिटीजन कौन होंगे, और सिटीजन को बनाने के लिए 3 चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। पहला तो व्यक्ति जो है कि 1950 के प्रारंभ पे क्या करा है, उसने जन्म लिया है, जन्मा है, ठीक है, या तो जिसके माता पिता जन्मे हों, ठीक है। और तीसरा चीज जो आपको बोलता है, क्या बोलता है कि 1950 के पहले 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष पूर्व क्या कर सकता है, वो भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। तो ये वाली व्यक्ति क्या हो सकते हैं, इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, मामूली तौर पर निवास करता रहा हो। अब जैसे कि बात करते हैं इसमें आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 6 है और जो आपका आर्टिकल 7 है, दोनों किसके बारे में बात करते हैं, दोनों प्रवचन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 6 आपका बात किसके बारे में करता है, पाक टू इंडिया, POK, पाक टू इंडिया के बारे में बात करता है, ठीक है। और ये किसके बारे में बात करता है, इंडिया टू पाक। आप देखो ये आपको डेट याद रखनी है, डेट है 19 जुलाई 1948, लेकिन इसमें 2 डेटें मिलेंगी, एक तो आपको मिलेगी 1 मार्च और एक आपको मिलेगी यही वाली 19 जुलाई 1948 और 1 मार्च 1974, ये वही डेट है ना, जब विभाजन की डेट वाली चीज़ें हैं चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए, आप पाकिस्तान से भारत आना चाहते हो तो 19 जुलाई 1948 को आ जाइए, लेकिन उसके पहले आपको 6 महीने क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंस करना पड़ेगा, और फिर भारतीय डोमिनियन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, भारत की डोमिनियन जो सरकार है उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, आवेदन लगाना पड़ेगा, 6 महीने निवास करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली चीज। लेकिन ये वाली चीज है कि आप भारत इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहते हो, ठीक है, और फिर पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हो, ये वाली बात है, मतलब इंडिया से पाकिस्तान को प्रव्रजन के बारे में बात करता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन हो रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान को जब प्रव्रजन करना है तो आप कब कर सकते हो, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 तक कर सकते हो, उसके पहले अगर चले गए तो 1 जुलाई 1948 तक वापस आ सकते हो। मतलब अगर इसके पहले गए हो, ठीक है, और अगर आपको वापस आना है तो आपको कब आना है, यहाँ तक आप वापस आ सकते हो, मतलब ये वाला प्रोविजन आ जाएगा, और इसके पहले आप
जा सकते हो, मतलब इसके पहले चले गए तो आप पाक के सिटीजन कहलाओगे, इंडिया के नहीं कहलाओगे। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 8 पे। मिक्सचर आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप मेरी शब्दों को सुनना और अपने नोट्स बना लेना, है ना, प्री के हिसाब से। अब ये क्या बात करता है, ये भारतीय उद्भव के बारे में बात करता है, भारतीय उद्भव के बारे में बात करता है। और मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हिंदी ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए प्री का थोड़ा सा कठोर पड़ जाता है ना, तो हिंदी चलने दो और समझ लेना, आप लोग समझदार हो, लैंग्वेज आप देख लेना। भारतीय उद्भव में जो जन्मा व्यक्ति है, ठीक है, आधार पर नागरिकता, तो भारतीय उद्भव के आधार पर भी क्या हो सकती है, नागरिकता हो सकती है। सीधा आप तो आर्टिकल का नाम याद रखना, इससे और कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। आर्टिकल 9 जो कि न्यू सिटीजनशिप के बारे में बात करता है कि आप अमेरिका की नागरिकता लोगे, भारत की भी लोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, एक मान्यता रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 10 सीधी सीधी बात करता है, क्या बात करता है आर्टिकल 10, कि भारत का अगर नागरिक है और अमेरिका में भारत का नागरिक है, भारत का अगर नागरिक है और अमेरिका में मामूली तौर से बिजनेस के लिए कुछ भी रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक ही समझा जाएगा। और जो आपका आर्टिकल 11 है, ये तो सीधा सीधा बोलता है भैया नागरिकता का विनिमय करने के बारे में, नागरिकता का विनियमन के बारे में बात करता है, विनियमन के बारे में क्या करता है, वो तो बात करता है। और ये कैसे, ये कौन करेगा, ये संसद करेगी। और संसद कैसे करेगी, विधि द्वारा। मतलब इसका मीनिंग ये नहीं है कि संसद की शक्ति का अल्पीकरण हो जाए, इसमें नहीं होगा, है ना, तो शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा, उसको फुल पावर है, इसलिए 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम बना गया, ठीक है, CAA। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारे आर्टिकल 11 तक हो गए हैं, सॉर्टेड हो गए हैं। अब हम स्टेट पे आते हैं और स्टेट का हम आर्टिकल 12 से पढ़ेंगे। और प्री के पर्पज से ये सेशन हमारा है, प्री चलता रहेगा और मोस्ट IMP सेक्शन इसमें होंगे जिसके चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।